हेलो फ्रेंड्स। फाइनली स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका। और पीजी थर्ड सेमेस्टर के जो है हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को है स्टडी कर रहे हैं। और आज जो है इसी चरण में हमारा छठा चैप्टर जो है ये होने वाला है। तो उम्मीद है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और हम सब के लिए जो है ये बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी जो है ये लेके आने वाला है, जो हमारा चैप्टर है। तो आइए और शुरू करते हैं। आखिर जो आनुवंशिकता और जो वातावरण है, यानी जो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है, ये क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। आनुवंशिकता क्या होता है, ये काम कैसे करता है, या फिर जो है इसके नियम क्या हैं, या फिर इसके जो महत्व हैं ये क्या हैं, इसी के बारे में बात करना है। तो आइए और शुरू करते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी, और इसी के बारे में शुरू करते हैं। अनुवांशिकता अनुवांशिकता या फिर जो है वंश परंपरा का जो है सही अर्थ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अवस्था की ओर जो है ध्यान देना होगा जहाँ जो है जीवन का प्रारंभिक कोष से जो है माँ की उदर में हुआ था। रियलिटी है कि हम सब जो है एक कोष शरीर से ही जो है बने हुए हैं, एक न्यूक्लियाई से ही हम लोग बने हुए हैं, न्यूक्लियस से ही बने हुए हैं। स्त्री संभोग के जो है फलस्वरूप पुरुष का जो है वीर्य, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, ये जो है ये स्त्री बीज को अर्थात जो है अंडाणु के साथ जो है संपर्क स्थापित करता है। और इन दोनों बीज जो है कोष के जो है समागम से जो है एक नया कोष उत्पन्न होता है, जिसे हम युक्ता कहते हैं। तो युक्ता को आप याद रखिएगा, जाइगोट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इस युक्ता में जो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी एवं अन्य जो है पूर्वज के जो है शारीरिक तथा जो है मानसिक शील गुण जो है निहित होते हैं। यही युक्ता जो है धीरे धीरे बड़ा होकर मानव शिशु का रूप धारण कर लेता है। और युक्ता में इन्हीं जो है सारे शील गुणों की जो है व्यक्ति बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापा तक होती है। अतः वह जो है जन्मजात व्यक्ति के शील गुणों के समूह को साधारणतः जो है वंश परंपरा कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से जो है वंश परंपरा की हम परिभाषा जो देंगे, वो हमारा जो परिभाषा ये हो सकता है कि युक्ता में जो है उपस्थित शील गुणों का जो है समूह, यही जो है हमारा वंश परंपरा है। रेवर ने 1995 में जो है अनुवंशिकता को जो है परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि माता पिता से जो है उनके बच्चों तथा जानने की जो है विशेषताओं के जैविक संचारण के जो है अनुवांशिकता, जैविक जो है संचारण है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। इनके अनुसार जो है वंश परंपरा तथा वंशानुक्ता जो है अनुवांशिकता से जो है संबंध में जो भविष्यवाणी की जाती है, वो कई मौलिक सिद्धांतों के आधार पर की जाती है, जिनमें जो है जनिक सिद्धांत आता है, वातावरण का जो है प्रभाव अर्थात वे अवस्थाएं या परिस्थितियां जिनके अंतर्गत प्राणी या फिर जो है व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। तीसरा नंबर है वह जटिल प्रणाली जिसके द्वारा आनुवंशिकता तथा वातावरण के बीच पारस्परिक क्रिया घटित होती है। आनुवंशिकता के नियम और महत्व क्या है, यानी कि लॉज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, और इसी के बारे में हम और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आधा घंटा से तो कम वाला चैप्टर है नहीं, 30 से 40 मिनट के आसपास हम इसका जो है लेके चलते हैं कि इसके आसपास जो है ये हमारा चैप्टर होने वाला है। आनुवंशिकता के नियम और महत्व क्या है, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। प्रत्येक शिक्षक को जो है अपने विद्यार्थियों के उन शील गुणों से जो है अवगत होना जरूरी है कि वे अपने पूर्वजों से जो है वंश परंपरा के रूप में मिले हैं। यह कारण यह है कि इन्हीं शील गुणों के जो अनुकूलन में शिक्षक को जो है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस प्रकार किसी महल में के जो है विशिष्ट ढांचे को जो है बनाने से पूर्व उसकी नींव की मजबूती को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, उसी तरह किसी बालक की जो है शिक्षा की व्यवस्था करते समय उसके जन्मजात शिशु शील गुण जैसे बुद्धि, रुझान, मूल प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। और वंशागत जो है शील गुणों का जो है संचारण ये कई रूपों में होता है, जिनमें हम वंश परंपरा के जो है नियम जिसको हम कहते हैं। तो
यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि बालकों का जो विकास है, ये विकास पर जो है वंश परंपरा का जो है प्रभाव किस किस रूप में पड़ता है। तो पहला जो है ये समानता का नियम, आइए और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वंश परंपरा का मुख्य नियम यह है कि संतानें जो है अपनी पूर्वज के ही समान होती हैं। वे प्राय अपने माता पिता तथा भाई बहन के शारीरिक और मानसिक शील गुणों के समान होती हैं। गोरे माता पिता के जो है बच्चे प्राय गोरे और काले माता पिता के बच्चे काले होते हैं। आप नॉर्मली इन चीज़ों को जानिए, समझिए कि आप जब नाइजीरिया वगैरह में जाइएगा, जैसे कि आप अफ्रीकी जो महाद्वीप है, वहाँ पे कई सारे देश हैं जहाँ पे बच्चे जो जन्मते हैं, वहाँ पे बच्चे काले होते हैं और उनकी जो बनावट है शरीर की, और इसके अलावा जो मुंह की जो बनावट है, ढांचा जो है वो थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। वहीं जब इंडिया में आते हैं यहाँ पे अलग मिलता है, चाइना में जाते हैं वहाँ पे अलग मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग ही उस हिसाब से होते हैं। इसके अलावा जापान में जाइए, कोरिया में जाइए, अलग अलग देशों में जो है वंश परंपरा के हिसाब से अलग अलग होता है और उनका जो है वातावरण के हिसाब से शरीर ढल जाता है। लंबे कद के माता पिता की संतान लंबी और नाटे कद के जो है माता पिता के जो है संतान ये नाटी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत विरोधाभास होता भी है। इसी तरह जो है तीव्र तथा मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे क्रमशः प्रखर और मंद बुद्धि होते हैं। इसी नियम के आधार पर जो है जुड़वा बच्चों के जो है मानसिक तथा शारीरिक गुणों का जो है अत्यधिक समानता दिख पड़ती है। इसी तरह अपने भाई बहन के बीच चचेरे भाई बहनों की तुलना में अधिक समानता पाई जाती है। और श्रेष्ठता, ख्याति और प्रतिष्ठा आदि के आधार पर जो है वातावरण, प्रशिक्षण, आर्थिक अनुकूलन नहीं बल्कि जो है वंश परंपरा होता है। गाल्टन ने जो है अध्ययनों के आधार पर इस निष्कर्ष को जो है प्रमाणित किया है कि जो प्रकृति प्रदत्त उन जो है शील गुणों पर प्रत्येक पीढ़ी का जो है ये असाधारण प्रभाव पड़ता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक उन्होंने इसके लिए वंश परंपरा को जो है समझाने के लिए, समझने के लिए एक प्रयोग किया, या फिर ऐसे मान सकते हैं एक अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने देखा कि एडवर्ड्स जो है एक उनका एक परिवार था और इस परिवार का जो है पूर्व जो मुख्य पूर्वज था ये 1703 में पैदा हुआ। 1900 में जो है उस परिवार के 1394 व्यक्तियों का पता चला, यानी कि 1703 200 सालों में 1300 परिवार 1394 परिवार के सदस्यों का पता चला, जिसमें 12 जो है कॉलेज के अध्यक्ष और 60 प्रसिद्ध वैद्य, 65 कॉलेज प्रोफेसर, लगभग 100 पादरी, 75 जो है सेना पदाधिकारी, 60 जो है साहित्यकार और 100 वकील, 30 न्यायाधीश और 80 सरकारी पदाधिकारी जो थे वहाँ पे मौजूद थे। इस परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का पता नहीं चला जो मानसिक दुर्बल या फिर निम्न व्यक्तित्व का जो है जन्म लिया हो। लेकिन आप नॉर्मली इस चीज़ को समझिए, जो साउथ स्टार में जब आप साउथ फिल्मों के जो में जाओगे तो वहाँ पे जो रामचरण है या फिर जो उनके कई सारे जो चिरंजीवी वगैरह जो लोग हैं, उनके परिवार में आपको देखने को मिलेगा कि सारे लोग जो हैं हीरो ही हैं या फिर फिल्मी दुनिया से ही जो है संबंध रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जहाँ से जैसे चीज़ें हमको देखने को मिलती है वहाँ से हम वैसी बन जाते हैं, और परिवार सबसे बड़ा है ना कि जैसे वंश परंपरा आ रहा है उसी हिसाब से लोग ढल जाते हैं, और ऐसा 100% देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है एक और जो है आ, उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि एक जो है परिवार, उसका मुख्य पूर्वज जो था वो 1720 में पैदा हुआ, जिसका नाम था मैक्स जुक्स। एक आवारा, अशिक्षित और निम्न कोटि का आदमी था। वो अपनी ही तरह जो है बच्चलन स्त्री से विवाह किया और 1877 तक उस परिवार के लगभग 1200 व्यक्तियों का पता चला, जिनमें 310 भिखमंगे, 7 हत्यारे, 60 चोर, 50 वेश्याएं, 130 दोषी थे। केवल 20 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जो है सामान्य ढंग से कोई रोजगार करके जीवन गुजारना सीखा था। लेकिन मजे की बात ये थी कि उसमें से भी जो 20 व्यक्ति जो सामान्य जीवन जो है गुजार रहे थे, उसमें से 10 व्यक्ति ने जो है रोजगार वो जेल खाने में सीखा था।
तो ये रियलिटी है कि जो वंश परंपरा आती है, वैसे ही और भी कई सारे जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी कई सारे जो है इन चीज़ों पे अध्ययन किया और बहुत सारी चीज़ों का पाया, जैसे कि आँख का रंग, बाल का रंग, शरीर का कद और जो है आदि जो है ये वातावरण से नहीं बल्कि जो वंश परंपरा से निर्धारित होते हैं। आँख की जब बात कर रहे हैं तो अभी आप महाकुंभ में मोनालिसा को फेमस होते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा सारे परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबकी आंखें एक ही जैसी है। कैसे संभव है? वंश परंपरा से ही तो संभव है ना। जुड़वा बच्चों के जो है अध्ययन पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बालकों के जो है मनोदैहिक शील गुण वंशागत होते हैं। इसी प्रकार जो है अध्ययन गाल्टन के आरंभ में हुआ और उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि चचेरे भाई बहनों की अपेक्षा अपने सगे भाई बहनों की अपेक्षा जो है जुड़वे भाई बहन में जो है शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों की जो है अधिक समानता पाई जाती है। इसके बाद जो है थॉर्नडाइक ने 1913 में 9 से लेकर 15 वर्ष के 50 जोड़े जो हैं जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया और नतीजा यह निकला कि अन्य भाई बहनों की तुलना में जुड़वा भाई बहनों के जो है शील गुणों में समानता होती है। थॉर्नडाइक ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य की जो है मौलिक वृत्तियों में जो कुछ समानताएं और भिन्नताएं पाई जाती है, उसका जो है आधार जनन कोशिकाओं के स्वरूप या फिर गर्भधान की जो है ये अवस्थाएं हैं जो शरीर और मन को समान रूप से प्रभावित करते हैं। पेंटर ने भी जो है ये बालकों के जो है मनोवैज्ञानिक शील गुणों के विकास में वंश परंपरा को स्वीकार किया और उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा निम्नलिखित जो है आंकड़ों को जो है वो उल्लेख किया है, जिसमें जुड़वा बच्चे सहसंबंध 0.90, असमान जुड़वा 0.70, भाई बहन में 0.50 और चचेरे भाई बहन में जो है 0.20% और अन्य व्यक्तियों में मिलते ही नहीं है शील गुण। इसके बाद दूसरा नंबर जो है ये भिन्नता का नियम। हमने ऊपर देखा है कि वंश परंपरा के कारण जो है माता पिता और उनके बच्चों के बीच जो है शारीरिक, मानसिक और शील गुणों में जो है समानता उत्पन्न होती है। इसी तरह भाई बहन के बीच समानता पाई जाती है, लेकिन यह समानता कभी कभी 100% नहीं होती। कभी कभी तो माता पिता या उनके बच्चों में इतनी भिन्नता होती है कि विश्वास नहीं होता कि ये भाई बहन जो है एक ही माता की जो है संतान है, माता पिता की संतान है। यहाँ तक कि समान जुड़वा बच्चों में भी अत्यधिक समानता होने के बावजूद कुछ शील गुणों में जो है स्पष्ट अंतर नजर आता है। समानता की जो है तरह या भिन्नता या फिर जो असमानता भी जो है वंश परंपरा में उत्पन्न होती है। प्रत्येक शुक्राणु या अंडाणु के क्रोमोजोन जो है वो भिन्न होते हैं। एक ही शुक्राणु तथा जो है अंडाणु के जो है क्रोमोजोन अनेक प्रकार के हो सकते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ये 1,67,77,206 प्रकार के होते हैं। वंश परंपरा के जो है इस नियम की ओर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पादरी और अनुवंशिकता जो है वादी मेंडल का जो है ध्यान इस पर गया। उन्होंने मटर, चूहे आदि पर जो है प्रयोग किया और देखा कि संतान में जो है उनके माता पिता के सभी गुण जो हैं और रूप से नहीं मिलते हैं। माता पिता में प्रबल जो है अधोभावी प्रकार के शील गुण होते हैं, संतान को जो है मुख्यतः जो है प्रबल गुण मिलते हैं, यानी सारे गुण नहीं मिलते। इसके बाद जो है हमारा थर्ड नंबर है, ये है प्रतिगमन का नियम यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन। प्रतिगमन मतलब आप समझ रहे हैं, एक 40 साल के व्यक्ति का जो है आखिर वो प्रतिगमन हो जाए 8 से 10 साल के बच्चे की तरह, मतलब उसका हाव भाव, खेलना कूदना जो है वो बच्चे की तरह हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। और इस सेकेंड सेमेस्टर में जो अब आप एस्थेटिक्स पढ़ोगे, एस्थेटिक्स इन साइकोलॉजी, वहाँ पे प्रतिगमन पढ़ना है और हो सकता है कि थर्ड सेमेस्टर में भी किसी बुक में मिल जाए, लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। वंश परंपरा का जो है प्रभाव बच्चों पर प्रतिगमन के रूप में भी प्राय पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि अधिक नाटे माता पिता के बच्चे उनसे लंबे या फिर बहुत लंबे माता पिता के बच्चे उनसे नाटे होते हैं। इस तरह असाधारण बुद्धि के माता पिता की संतान जो है उनकी अपेक्षा मंद बुद्धि यानी उल्टा, और तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में तीव्र बुद्धि के होते हैं। इसे जो है प्रतिगमन कहते हैं। इस नियम की ओर जो है सबसे पहले जो है
फ्रांसिस गाल्टन ने जो है ध्यान दिया। उन्होंने पता लगाया कि एक अंग्रेज जिसका जो है औसत कद 72 इंच था, उसकी संतान का जो है औसत कद वो 70 इंच था। लेकिन जिन अंग्रेजों का जो औसत कद केवल 66 इंच था, उनके बच्चों का औसत कद 68.3 इंच तक पहुंच गया। स्मरण रहे कि अंग्रेजों की जो है औसत कद ये करीब करीब 69 इंच के आसपास होती है, यानी 5 फीट 9 इंच के आसपास होती है। उन्होंने इस आधार पर जो है निष्कर्ष निकाला कि जब माता पिता में कोई जो है वंशागत शील गुण संपूर्ण जन समूह से अधिक होता है तो उसकी संतान में वह गुण जो है उनसे कम, अर्थात जन समूह के जो है औसत के निकट होता है। उसी तरह माता पिता के कोई गुण जो है जन समूह के औसत से कम होता है तो उनकी संतान में वह गुण उनकी तुलना में अधिक, अर्थात जो है जन समूह के निकट ही होता है। यद्यपि जो है गाल्टन के जो है विचार ये बहुत अंशों में युक्ति संगत है, फिर भी जो है इस नियम को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसके 3 नियम है। पहला है 2 सूत्रीय शील गुण। गाल्टन ने जो इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चों के जो है वंशागत शील गुण जो 2 साधनों से प्राप्त होते हैं। पहला साधन माँ तथा पूर्वजों से संबंधित, दूसरा साधन पिता तथा उसके पूर्वजों से संबंधित है। और उनके जो है अनुसार 50% गुण माता पिता से, 25% गुण जो है दादा दादी और नाना नानी से, और 25% जो गुण है ये परदादा परदादी परनाना परनानी आदि से हो सकते हैं। अगर जो है किसी बालक में कोई शील गुण उसके माता पिता से कम या अधिक है तो यह जरूर नहीं कि उसका आधार प्रतिगमन ही हो। संभव है कि इस प्रकार का शील गुण उसके दादा दादी या फिर जो है नाना नानी परदादा दादी या फिर परनाना परनानी के जो है वर्तमान में रहा। दूसरा नंबर है प्रत्यावर्तन, जिसको हम रिवर्सन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शील गुण कई पीढ़ियों से दबते दबते किसी खास पीढ़ी में जो है वो व्यक्त हो जाता है। इसी को प्रत्यावर्तन कहा गया है। अगर कोई बालक अपने माता पिता से अधिक नाटा या लंबा है, अर्थात अथवा जो अधिक बुद्धिमान या कम बुद्धिमान है, इसका आधार जो है प्रतिगमन के बदले प्रत्यावर्तन ही हो, ऐसा भी जो है माना जा सकता है। तीसरा नंबर है उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूचुएशन बोलते हैं, यानी मिलना। म्यूचुअल फ्रेंड फ्रेंड की तरह जो है ये भी है, जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स, इसी तरह जो है म्यूचुएशन के बारे में यानी उत्परिवर्तन है। वंश परंपरा का एक मुख्य जो नियम ये जो है ये म्यूचुएशन भी है, यानी उत्परिवर्तन भी है। कभी कभी देखा गया है कि किसी बच्चे में ऐसा शील गुण पैदा हो जाता है जो कि उसके पूर्वज में कभी रहा हो, जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती। उदाहरण स्वरूप किसी निग्रो के परिवार में अंग्रेज की तरह जो है किसी गोरे बच्चे का जन्म लेना। निग्रो तो काफ़ी काले होते हैं ना। विद्वानों का कहना है ऐसा तब होता है जब माता पिता का जीन किसी अज्ञात भौतिक शक्ति से जो है प्रभावित होकर संशोधित हो जाता है। इस संशोधन के कारण बच्चे में नई विशेषता उत्पन्न हो जाती है। अतः किसी बच्चे में कोई शारीरिक या मानसिक गुण उसके माता पिता से भिन्न हो तो जरूर नहीं कि इसका कारण प्रतिगमन। संभव है कि उसका जो है वास्तव में ही जो है वो म्यूचुएशन हुआ। इसके बाद आता है हमारा वातावरण। वातावरण क्या है भैया, ये भी तो मैटर करता है ना, ये प्रभाव डालता है। तो वातावरण कैसे डालता है इसके बारे में हम जानें। व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो जाए उसके इर्द गिर्द जो है कुछ भी वस्तुएं हैं, सभी वातावरण जो है जिनका प्रभाव जो है प्रत्यक्ष रूप से उस पर पड़ता है, इन वस्तुओं के समूह को जो है वातावरण कहा जाता है। एक बालक अपने कमरे में बैठकर किसी पाठ का अध्ययन कर रहा हो और उसके सामने जो है टेबल पर पुस्तकें कलम आदि हैं और पंखे से हल्की हल्की हवा आ रही है, रेडियो से जो है गीत के मीठे मीठे स्वर सुनाई पड़ते हैं। अतः टेबल कलम हवा गीत आदि जो है वो उत्तेजनाओं के समूह से निर्मित परिवेश को जो है वातावरण ही कहा जाएगा। कारण यह है कि इन सारी वस्तुओं का प्रभाव बालक पर पड़ रहा है। डोगलस तथा हॉलैंड ने वातावरण की परिभाषा ऐसे कहा है कि वातावरण का तात्पर्य जो है उन सभी बाह्य शक्तियों या प्रभावों के तथा अवस्थाओं के समूह से है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा जो है विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। वातावरण का आखिर महत्व क्या होता है, ये आइए देखते हैं। आनुवंशिकता को तो हमने पढ़ ही लिया, तो वातावरण का जो है महत्व हम जान लेंगे। इस बात से सभी सहमत है कि बालकों के विकास में वातावरण का जो है मुख्य स्थान है।
बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतभेद केवल इस बात पर है कि वातावरण का प्रभाव किस हद तक पड़ता है। वास्तव में इसके प्रभाव की सीमा को निश्चित करना संभव नहीं है, परंतु इतना तो सत्य है कि चाहे जिस माता पिता में हो, वातावरण के विकास को प्रभावित करता है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन वंश परंपरा के महत्व से अवगत कराने वाला गाल्टन आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अगर अनुकूल वातावरण नहीं मिला होता, रियलिटी है, तो अफ्रीका में किसी असभ्य क्षेत्र में निगरों के साथ उनका पालन पोषण हुआ होता तो कदापि उनका व्यक्तित्व इतना महान नहीं होता और संसार में उनके चमत्कार से वंचित रह जाता। बात तो बिल्कुल सही है भाई, वातावरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपके आसपास इन्वायरमेंट है, इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा गाँव में से जो अच्छे थोड़े पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को शहर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो वातावरण है वो शैक्षणिक वातावरण है और बेहतर वातावरण है गांव की अपेक्षा। क्योंकि गांव में खास करके आजकल देखा जाता है कि 70 से 80% गांव में रहने वाले बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। रियलिटी, जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चे कन्वर्ट होंगे। तो नशे का शिकार हो रहे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं उतने बेहतरीन तरीके से, और इलाज वगैरह भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का विकास होना चाहिए खेल कूद से लेकर हर चीज़ में, शारीरिक से लेकर मानसिक तक का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं पाता। पैसे की भी स्थिति गांव में थोड़ी सी कम है कि भाई पैसे उतने आप नहीं कमा सकते हो गांव है बाहर की अपेक्षा, तो ऐसे विकास भी वो संभव नहीं है। आइए कुछ उदाहरण को हम देख लेते हैं। पहला है कि 1920 में बंगाल भारतवर्ष के बंगाल प्रांत में दो ऐसी कम उम्र की लड़कियां पाई गई जो भेड़ियों से पालन पोषण पा रही थी। उन लड़कियों को बाद में अपनी सुविधा के लिए कमला और अमला की संज्ञा दी गई। बड़ी लड़की कमला की उम्र 9 वर्ष और उसकी छोटी बहन अमला की उम्र लगभग 2 वर्ष मान पड़ती थी। उन दोनों का लालन पालन पादरी प्रोफेसर A.L. सिंह और उनकी पत्नी ने अपने जिम्मे लिया। शुरू में उन लड़कियों का रहन सहन तथा खान पान जानवरों की तरह था। वे घुटनों तथा हाथों के बल पर चलती थी। कुत्ते और बिल्ली की तरह बर्तन में से अपने भोजन को जीभ से चाट चाट कर खाते थे। मांस के टुकड़े को देखकर झपट लेती थी और कच्चे ही खाने लगती थी। खाने के समय जब कोई पास आ जाता तो गुर्राने लगती थी। एक दिन अहाते में मुर्गी का एक बच्चा मरा हुआ मिल गया। कमला उसे झटक कर झाड़ी की ओर ले गई और कुछ देर बाद जब वापस आई तो उसके मुंह में खून लगा हुआ था, जो उसकी पशु प्रकृति की गवाही दे रही थी। अमला तो कुछ दिन बाद ही मर गई, लेकिन कमला अधिक दिनों तक जीवित रही। इस बीच उसने बहुत से मानव व्यवहारों को सीख लिया। वह कपड़ों को पहनने लगी, दोनों हाथों का व्यवहार करना, पैर के सहारे सीधे चलना, बर्तन से हाथ के सहारे भोजन करना और आदि व्यवहार उसमें विकसित हो गया। अब वह दूसरे बच्चों पर गुराती नहीं बल्कि उनके साथ खेलने में आनंद प्राप्त करती थी। रात के समय अपनी सहेलियों के साथ चारपाई पर सोती थी। पहले की तरह खेतों में घूमती नहीं थी। उसने 100 के लगभग शब्दों को सीख लिया था। छोटे छोटे वाक्य भी बोलने लगी थी। तो हम कह सकते हैं कि उसने मानव जीवन के बहुत से तरीकों पर चलना सीख लिया था। तो बात सही है। जैसे वातावरण, एक टार्जन फिल्म आई थी, तो एक बच्चा उसका लालन पालन कहाँ होता है? वहाँ जंग जंगल में होता है। और आप देखते होंगे कि टार्जन फिल्म बना है इसी आधार पे कि वो आता है जंगल से और फिर आके उसे जंगल में ही जाना पड़ता है या फिर कुछ चीज़ें सीख के और रह भी जाता है। तो और भी कई सारे प्रयोगात्मक अध्ययन हुए हैं। तो इतना ही आई थिंक बहुत ही वो आपको समझाने के लिए बेहतर है। तो आइए और नेक्स्ट हमारा है, ये आनुवंशिकता या फिर वंश परंपरा तथा वातावरण पर परस्पर महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए और शुरू कर लेते हैं। वंश परंपरा तथा वातावरण। वंश परंपरा के समर्थकों ने वातावरण की महत्व की उपेक्षा करके केवल वंश परंपरा को ही बच्चों के व्यक्तित्व का आधार माना है। ठीक इसी तरह वातावरण के समर्थकों ने वंश परंपरा की उपेक्षा करके और परिवेश को ही सब कुछ
मानना चाहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर इन दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है और रियलिटी है कि पड़ता है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रीय जो हैं ये इस बात पर सहमत हैं कि बालकों की समुचित शिक्षा में परिवेश और वंश परंपरा दोनों का जो है विशिष्ट योगदान है। वंश परंपरा बीज के समान है, वातावरण जो है मिट्टी, पानी, खाद आदि के समान है। एक स्वस्थ पौधा के लिए अच्छे बीज के साथ एक अच्छी मिट्टी, पर्याप्त पानी आदि भी आवश्यक है। इसी तरह बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी वंश परंपरा, अनुकूल वातावरण दोनों आवश्यक हैं। इनके संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से जो है इन दोनों के परस्पर महत्व के बारे में निम्नलिखित बातें जो है वो स्मरणीय है। पहला नंबर है कि बालकों की व्यक्तिक भिन्नता का आधार जो है वंश परंपरा और वातावरण दोनों। केवल वंश परंपरा या फिर केवल परिवेश से जो है व्यक्तिक भिन्नताओं की व्याख्या संभव नहीं हो सकती है। दूसरा नंबर है वंश परंपरा के बालकों के विकास। वंश परंपरा जो है बालकों के विकास की जो है सीमा निर्धारित कर देती है, जिसका उल्लंघन करना वातावरण के बात में नहीं है। अच्छे से अच्छे वातावरण में भी जो है एक जड़ को औसत बुद्धि का नहीं बनाया जा सकता, न ही उसे शिक्षा के योग्य जो है बना सकता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिन लोगों में यह तीव्र बुद्धि तथा असाधारण जो है प्रतिमा होती है और वे प्रतिकूल वातावरण में परिवर्तन लाकर और उसे अनुकूल बना लेते हैं। इसी तरह जिन बालकों में बुद्धि या प्रतिभा की कमी होते हैं वे अनुकूल वातावरण में भी जो है लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। वाटसन ने जो है 1925 में कहा था कि कोई भी सामान्य बालक जो है वातावरण की अनुकूलता के संदर्भ में विकसित होता है। ये बहुत अंशों तक सही नहीं है, रियलिटी भी है। सारे लोगों पे ये डिपेंड जो है ये बात जो है ये सूट नहीं करता। तीसरा नंबर है इस का तात्पर्य जो है यह नहीं कि वातावरण का जो हाथ ये बालकों के विकास में नहीं होता है। वास्तव में जो है वातावरण बालकों के शील गुणों को जो है निश्चित सीमा के भीतर निश्चित रूप से प्रभावित करता है। स्मरण हमें रखना चाहिए कि बुरे वातावरण का असर जो है अच्छे वातावरण की तुलना में जल्दी और ज़्यादा पड़ता है। इसका रीज़न है कि बुरे जो वातावरण होता है, बेकार जो वातावरण है, इसमें गंदगी परोसी जाती है, उस तरफ आकर्षित होना बहुत ही आसान। इस चीज़ को आप बहुत ही नॉर्मली समझिए, जब बच्चा जो है ना किशोरावस्था में जाता है, रियलिटी, तो उस समय ना उसको बेहतरीनता की तरफ जाने में काफ़ी ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु अगर उसे गलत संगत पकड़ना हो, गलत चीज़ों की आदत पकड़ना ही हो, बहुत ही आसानी से वो पड़ जाता है। तो रियलिटी भी यही है। या ठीक है कि जो औसत बुद्धि के जो बालकों को जो है अच्छे से अच्छे वातावरण में रख कर भी जो है प्रतिभाशाली नहीं बनाया जा सकता, परंतु एक तीव्र बुद्धि के बालक की उपलब्धि जो है यह अनुकूल वातावरण के बिना जो है सामान्य बालकों को पर्याप्त सुविधा दी जाए तो तीव्र बुद्धि का बालक को जो है इससे वंचित रखा जाए तो औसत बुद्धि का बालक की जो उपलब्धि अधिक होगी, वह अपेक्षाकृत अधिक सफल प्रमाणित होगा। चौथा नंबर है अनुकूल वातावरण वंशागत शील गुणों को जगाने तथा विकसित होने के लिए जो है सोने पर सुहागा काम करता है। रियलिटी है। एक गणितज्ञ का लड़का यदि जन्मजात रूप में गणित में कुशल नहीं होता, लेकिन वातावरण में गणित सीखने का जो सुअवसर उसे प्राप्त होगा वह किसी मजदूर या फिर किसान के बेटे को नहीं मिल सकेगा। अतः यदि गणितज्ञ के लड़के की उपलब्धि गणित में मजदूर के बेटे से अधिक हो तो इसका कारण जो है वातावरण होगा, क्योंकि वो उसको वातावरण बचपन से ही वैसा मिला है, उसके पिता ने जो है वैसा ही उसको बनाया है, सिखाया। आर्य पिटनर जो है वंश परंपरा था जो है वातावरण पर परस्पर जो है महत्व डालते हुए कहा है कि वातावरण उतना प्रभावकारी नहीं है जितना सामान्यतः समझा जाता है। बालक की योग्यताएं तथा उसके पूर्वजों से जो है निर्धारित होती है और वातावरण जो है उन योग्यताओं को विकसित होने का जो है मात्र अवसर प्रदान करता है। यह नई शक्तियों तथा जो है अतिरिक्त योग्यताओं का निर्माण नहीं करता। इसके बाद जो है वंश परंपरा तथा वातावरण के जो है शिक्षा के लिए इन निष्कर्षों की साक्षरता जो है सार्थकता ये क्या होगी, आइए और देख लेते हैं। पहला नंबर है कि वंश परंपरा तथा वातावरण का परस्पर महत्व के अध्ययन से चयनात्मक शिक्षा की जो है
व्यवस्था अनिवार्य प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि बालकों की जो है जन्मजात अर्थात जो है वंशागत क्षमताओं की में जो है व्यक्तिक भिन्नताएं होती है। तो इसके बिना जो है क्षमताओं के ज्ञान के उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। दूसरा नंबर है वंश परंपरा एवं जो है वातावरण के अध्ययनों से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है कि शिक्षण या प्रशिक्षण के द्वारा बालकों की बौद्धिक योग्यता में कोई विशेष परिवर्तन संभव नहीं। तीसरा नंबर है वंश परंपरा तथा वातावरण के परस्पर अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुकूल वातावरण रहने पर वंशागत शील गुण तथा क्षमताएं अपनी सीमा के भीतर पूर्ण रूप से विकसित हो पाती हैं। और इस प्रकार जो है शिक्षक बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था कर उनकी क्षमताओं को पूर्णतः विकसित करने की ओर न केवल प्रेरित होते हैं बल्कि सक्रिय भी हो जाते हैं। चौथा नंबर है वातावरण के जो है निरोधात्मक प्रभाव के दृष्टिकोण से जो है शिक्षक अपनी शिक्षालय के परिवेश का जो है अच्छी तरह निरीक्षण करता है तथा अवांछनीय तत्वों को दूर करने का प्रयास करता है। कारण यह है कि इन तत्वों से बालकों की वंश परंपरा वंशागत क्षमताओं का जो है सहज विकास में रुकावट पैदा होती है। पांचवा नंबर है वंश परंपरा तथा जो है वातावरण के परस्पर महत्व के अध्ययन से शिक्षक यह जान पाता है कि बालकों की समुचित शिक्षा के लिए इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक योग्य शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों की वंशागत क्षमताओं के उचित एवं पूर्ण विकास के लिए उचित परिवेश तैयार करे और उनका मार्गदर्शन करता रहे। यदि कोई छात्र इस कारण प्रगति के शिखर पर न पहुंच सके तो यह शिकायत न कर सके कि किसी ने उसकी योग्यता को सही मार्ग पर लाने की जो है अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि यदि शिक्षा की उचित व्यवस्था होती तो अमुक छात्र एक महान व्यक्तित्व प्रमाणित हुआ होता या समाज देश या संसार को उस पर नाज होता। तो दोस्तों ये था हमारा वंश परंपरा और वातावरण या फिर आनुवंशिकता और वातावरण। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आया होगा। तो नॉर्मली से ये चीज़ है ना कि वंश जो है वंशानुगत या फिर आनुवंशिकता इस पर जो है काफ़ी हद तक जो है बालक का विकास और शैक्षणिक जो उसकी बाकी सारी चीज़ें होती हैं शिक्षा से रिलेटेड और उसके जो है लाइफ में कुछ अचीव करने की जो चीज़ें होती हैं वो भी जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन इसके साथ साथ वातावरण अच्छा मिले तो ही, अगर अच्छा वातावरण नहीं है तो हो सकता है कि ये जो परिस्थिति है ये उसके विपरीत हो जाए। तो रियलिटी है कि जो लेकिन कई बार इन चीज़ों का जो है कुछ अपवाद भी हो जाता है कि अच्छे से अच्छे लोगों के बच्चे जो हैं वो पागल से टाइप के हो जाते हैं या फिर कई सारी जो है बीमारियां उनके अंदर जो है विकार वगैरह आ जाते हैं, मनोवृत्ति आ जाती है या फिर साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर आ जाते हैं उनके अंदर। तो उन चीज़ों को जो है ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो है ये एक्सेप्शन में होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि बहुत कम है। मतलब ऐसे मान से 1000 में जो है वो 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी 0.5% हम मान सकते हैं ऐसे केसेज में आते हैं कि जो ज़्यादा बेहतर लोग हैं उनके बच्चों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेहतर नॉलेज ना हो। वो नॉलेज होता ही है और जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड में जो है बच्चे उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा ये प्रभावी अध्यापन और अध्यापन विधियाँ होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप अंत तक जुड़े रहोगे और ये बहुत मस्त चैप्टर है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है।